आखिरकार किसका बिहार, एनडीए सरकार या नीतीश? फिर एक बार नतीजों का है इंतजार, किसका होगा बिहार? यही सवाल है सबके मन में। फिलहाल हम आपको महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन ये बिहार की नहीं कानपुर की हैं, जहां पर बीजेपी के नेता यज्ञ हवन पूजन कर रहे हैं ताकि बिहार में बीजेपी की जीत हो सके। जाहिर है बिहार अगर बीजेपी हारती है तो उसका सीधा सीधा असर 2017 में विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भी देखा जाएगा। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं, विधानसभा की 403 सीटें, फिलहाल वहां पर 48 सीटें हैं और इसी वजह से जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेता है वो चाहते हैं कि बिहार जीते, क्योंकि बिहार के बाद सीधे बारी होगी उत्तर प्रदेश की। और इसी वजह से सुबह सुबह हवन पूजन करते हुए मंत्रोच्चारण के बीच कानपुर से आपको बीजेपी के ये नेता दिखाई दे रहे हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, कितने भी हवन पूजन हो जाए लेकिन लड्डुओं का ऑर्डर तो दिया गया है महागठबंधन की ओर से और आप लोग सन्नाटे में हैं। नहीं, देखिए महागठबंधन का उत्साह हमेशा रहा है। लालू जी के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई, चाहे पक्ष की स्थिति हो चाहे विपक्ष की हो। आपने देखा होगा जब वो जेल जा रहे थे और जेल से वापस आ रहे थे जी, तब भी उनके चेहरे पे उत्साह ही दिखाई पड़ा था, निरुत्साहित कभी दिखे नहीं। और जहां तक वो कह रहे हैं कि वो बनारस में जाके बनारस जाएंगे तो निश्चित रूप में ये राजनीतिक रूप में उनका अंत होगा आज का चुनाव। और बनारस प्रसिद्ध है, बनारस में लोग बोलते हैं कि जो राजनीतिक रूप में जो अंतिम गति है उसको अच्छा उसका स्वरूप परिवर्तित हो, बनारस में क्या प्राप्त होता है सब जानते हैं। तो लालू जी की बातों को हम लोग निश्चित रूप में लालू जी को आज पूरी बिहार की राजनीति में लोगों ने हास्य के तौर पर देखा है और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन तो लालू जी की बातों को हम लोग निश्चित रूप में लालू जी को आज पूरी बिहार की राजनीति में लोगों ने हास्य के तौर पर देखा है और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन अपने बनारस से क्या प्राप्त होता है ये सबने देखा है। मोदी जी भी तो वहीं गए थे, जिसके बाद छप्पर फाड़ बहुमत मिला बीजेपी को। नीतीश कुमार जी मुझको नहीं लगता है कि वो लालू जी की नैया को पार कर पाएंगे जी। और नीतीश जी का जो भाग्य है वो भी लालू जी ने बाधित कर दिया है। तो अब ये उत्साह हम समझते हैं घंटे 2 घंटे का और है और 2 घंटे बाद देखेंगे जो उनका 135 किलो लड्डू है या तो उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भेजना पड़ेगा या ही अपने घर में रख के उसको सड़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई खाएगा नहीं उसको। चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास और आती हूँ। बिल्कुल समझ गए दिनेश जी मैं आपकी बात, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह किस तरह से कर रहे हैं अपने जीत के दावे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने, सुनिए। इंतजार है लेकिन हमारी बातचीत हो रही है वशिष्ठ नारायण सिंह साहब से। उनके दोनों बेटे भी हमारे साथ हैं। कैसी रात बीती और अब जो नया सवेरा आया है वो क्या लेके आया है? पहले तो इंडियन न्यूज में आपका बहुत स्वागत। नया सवेरा क्या लेके आया है? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि जब मतगणना के परिणाम कुछ ही घंटे में आने वाले हैं उसी समय आप हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। बिहार की जनता पर हम लोगों को भरोसा है और जो कुछ भी हम लोगों ने उम्मीद जताई है और दावा किया है वो काम के आधार पर आज जो हम गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता गए हैं, आज जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने हम लोगों का स्वागत किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जितना हमने दावा किया है उससे अधिक सीटें भी हम लोग को मिलेंगी। यानी आप 190 से ऊपर जाएंगे? देखिए, वो संभव है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि केवल बहुमत ही नहीं मिलेगा, प्रचंड बहुमत की ओर हम जाएंगे। सीटों की संख्या कुछ इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सामाजिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में जो निर्धन और गरीब हैं उनके बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नीतीश सरकार ने जो काम किया है उसका व्यापक असर गांवों में दिखाई पड़ रहा है। इस आधार पर हम यह दावा भी कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि हम बहुमत की ओर और विशाल बहुमत की ओर जाएंगे।
वैसे जी नीतीश जी अभी तक क्यों नहीं आए मीडिया के सामने? लोग क्यों कब से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी बात करने के लिए कई कोशिशें कर चुके हैं। नीतीश जी पहले भी जब भी चुनाव हुआ मीडिया के सामने तभी वो आते हैं जब परिणाम निकल जाता है। जो कुछ भी नीतीश जी को कहना था उन्होंने बिहार की जनता से मजदूरी मांगा, बिहार की जनता को एड्रेस किया। अब उसके बाद जब चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद निश्चित रूप से मीडिया के सामने हुआ है। वैसे जी प्रभात जी, आप भी पिताजी के साथ राजनीति में बहुत चीजों को देख रहे होंगे और पूरा बिहार चुनाव आपने बड़ा नजदीक से देखा होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि इन लोग की तो नीड तो मैं समझता हूँ कि कितनी आई होगी। 5 प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे, 3 जदयू के और 2 बीजेपी के अस्पताल चले गए। देखिए, मैं पहले तो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मतलब राजनीतिक गुरु हैं और मैं इनके मतलब इनसे कुछ सीख रहा हूँ अभी। और दूसरी बात, जहाँ तक ये चुनाव की बात है तो हम लोग बहुत ही आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत में बन रही है और नीतीश कुमार जी बहुत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान होंगे। तो जी आपको चिंता किसी बात की नहीं है लग रहा है, मतलब सब कुछ एकदम कैलकुलेट हो गया है? हाँ, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ अब ओट लेने की बारी है। वैसे जी के दूसरे बेटे जो इंजीनियर हैं उनसे बात करते हैं। इंजीनियर साहब, आपका क्या कहना है? आपका क्या रोल, आपको क्या लगता है? पहले तो हम लोग ये परिणाम जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और चुनाव परिणाम हम लोग के पक्ष में होगा। ये दूर दूर तक विपक्षी भी जान रहे हैं। वो अपने आप को दिलासा देने के लिए वो अपने लंबे लंबे क्या कहते हैं ना, दावे पेश कर रहे हैं और हम लोग का अनुमान है जो हम लोग का सीट 160 प्लस आएगा और इसमें कोई दो मत नहीं है। जो हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके पक्ष में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और एक गठन करेंगे और ये सरकार फुल ऑफ 5 इयर्स चलेगी। इसमें कोई दो मत के दायरे में सारे मतलब बिहार की युवाओं से ये अपील करता हूँ और मुझे ये मतलब मेरे अंदर भाव है तो ये पूर्ण बहुमत से ये सरकार चलेगी और एक अच्छे नीति पे और न्याय के साथ विकास होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने देखिए इंजीनियर साहब की बात सुनी, इन्होंने एकदम दावे के साथ कहा कि ये जो सरकार है वो 5 साल चलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही कि विकास की बात जो नीतीश कुमार कर रहे थे उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो लोगों का सपना है उसको पूरा करने का काम करेगी। सुनील कुमार के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, पटना। प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटों से अरविंद बात कर रहे थे, लेकिन किस तरह से जीत के दावे कर रहे हैं एलजेपी के नेता चिराग पासवान, अब वो सुनिए। ने प्रचार किया अपने तमाम गठबंधन दलों के लिए, मैंने प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए, हम पार्टी के लिए। जहां जहां भी गया हूं जनता का जो एक रुझान देखने को मिला है एनडीए के प्रति, ये मुझे इस बात का विश्वास दिलाता है कि अभी चंद ही घंटों में या शायद अब कुछ ही मिनटों के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। कई ऐसे फैक्टर्स हैं चुनाव के दौरान, क्या मानते कौन सा फैक्टर होगा कि आपको लेकर चुनाव की तरफ सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है? देखिए, हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, जहां पे आज भी सड़क, बिजली, पानी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वहां पर डेवलपमेंट के अलावा, विकास के अलावा आपको और कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। लालू जी ने कोशिश की आरक्षण को मुद्दा बनाने की, गौमांस को मुद्दा बनाने की, नीतीश जी ने कोशिश की डीएनए को मुद्दा बनाने की, भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाने की, पर मुझे लगता है और जितना मैंने जनता की नब्ज को परखा है, मुझे लगता है कि जनता ने लोकसभा की तर्ज पर जाते हुए इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपना मतदान किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। नहीं, देखिए, लालू जी ने देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। देश और प्रदेश की राजनीति में सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, मैं उनकी तमाम नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं, पर उनकी एक अहम भूमिका रही है। व्यक्तिगत उन पर कोई टिप्पणी नहीं। शुभ प्रभात उन्होंने प्रदेश भर को बोला, देश भर को बोला, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग उन्हें। एक आखिरी प्रश्न लूंगा, एनडीए में सीएम कौन होगा? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की मर्यादा भी यही बोलती है कि तमाम आपके जीते हुए विधायक सामने आए और आकर अपने नेता का चुनाव करें। मुझे लगता है कि अभी चंद घंटों के बाद जब तमाम हमारे एनडीए के विधायक जीतकर आएंगे वही अपने नेता का चुनाव करेंगे। How confident are you in English if I ask you? Very confident, and the confidence comes from the fact that I have campaigned across our state. I have campaigned for our party. नहीं रहता है, कहीं कहीं उनको लाभ मिल गया है, उसी का सहारा लेते हैं। वो हम कह रहे थे कि 210 सीट क्यों नहीं कहे, 190 की बात कर रहे हैं, ये तो गलत हुआ कह दिए। और मौका मिलते तो कह देते कि 263 सीट हम जीत रहे हैं। सच्चाई वो नहीं है। महागठबंधन एकदम फेल किया है और हमारे भाजपा नीति गठबंधन, जिसको राजग कहते हैं, वो 100%
जो टारगेट फिक्स किया है 180 का, उसके नजदीक पहुंच रहा है। सर क्या एक बार बिहार की जनता फिर से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे? नहीं, इसके लिए हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं कोई लॉबी है, और न हम अपने को घोषित किया है कि हम इसके उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर ऐसी कहीं परिस्थिति हो गई कि लोग कह सकते हैं कि जीतन मांझी ही बने मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार से तो हम आवेदन नहीं देने गए थे, बने तो काम किया। उसी प्रकार से इधर भी अगर कुछ बात हो जाएगी तो हम उससे हटेंगे नहीं, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, और बिहार के हित में जो बात हम लोग शुरू किया था उसको और आगे प्रलॉन्ग करेंगे। सर लोगों में डर था, लोग कह भी रहे थे कि जंगल राज की बात चलेगी। अगर किसी कारण से अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती, तो आपको लगता है कि एक बार जंगल राज फिर से आ जाए? जैसे देखिए, हालांकि की संबंध में तो हम नहीं कहना चाहते हैं कि फिर से उनकी सरकार बनेगी, इस पर हमको एकदम यकीन नहीं है। लेकिन रही बात जंगल राज का, तो जंगल राज तो देख ही रहा है। जब नीतीश कुमार 2013 में भाजपा के साथ गठबंधन से हट गए, उस समय के बाद आप देखिए ना, चाहे किसान की आत्महत्या का मामला हो, लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला हो, बैंक डकैती का मामला हो, और किसान जो जिनका पैसा दिया जाता है धान खरीदने के बाद नहीं मिल रहा हो, या बैंक डकैती हो, ये घूसखोरी का मामला हो, सारा चरम सीमा पर है। ये तो जंगल राज 1 से 2 का कहिए कि इसकी डिग्री तो और आगे होना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये बात कही है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है बिहार का, तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से बिहार की जनता का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 20 सीटों पर हम पार्टी चुनाव लड़ रही है, और क्या बीजेपी की ओर से ये कदम बढ़ाया जाएगा? दिनेश शर्मा जी, सीधे आपसे ही सवाल, अगर एनडीए की सरकार बनती है, जीतन राम मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट अभी चिराग पासवान जी ने करी है कि एनडीए अपना नेता चुनेगी, और विधायक जब चुनकर आएंगे तो जो वरिष्ठ नेताओं का अभिमत होगा उसके आधार पर विधायकों की राय ली जाएगी और तत्पश्चात वैसा निर्णय होगा। और इसमें अभी मुख्यमंत्री के बारे में किसी प्रकार का विवाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो शासित राज्य जा रहे हैं वहां पर नहीं रहा है। सर्वसम्मति से, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, वहां हमारे नेता का चयन विधायकों के द्वारा सर्वसम्मत से केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर हुआ है। तो बिहार में इस प्रकार की कल्पना करना भी बेकार है। और मैं समझता हूं कि अभी सिर्फ बिहार का देख रहे हैं, वो पूरे नहीं होने वाले हैं। एक ऐसा चलिए समझ गई सर मैं आपकी बात, जिसमें वो सैयद अफजल जी लौटी हूं दिनेश जी मैं आपके पास। सईद साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये तय है, लेकिन आरजेडी की भूमिका क्या रहने वाली है सरकार में अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो? और बार बार कहा जा रहा है कि लालू के दोनों बेटों में से ही जो भी जीतेगा उसको आप लोग उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता स्वीकार करेगी क्या इस बात को? हाँ, दोनों जीते तो किसको बनाएंगे? देखिए पहले भी मैंने कहा कि मंत्रिमंडल और डिप्टी सीएम और सीएम की बात, सीएम का ऑलरेडी पहले से लालू यादव ने खुद ही घोषणा कर दिया था, तो उसमें तो कोई एक बट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। इसके अलावा बात है ये विपक्ष द्वारा उड़ाया जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या होगा, ये शीर्ष नेताओं का काम है करना। और जहां तक उनके बेटा तेजस्वी क्या या और दूसरे बेटे की बात आ रही है, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी और लालू यादव को फैसला लेना है। इसमें हम लोग कोई भूमिका नहीं है। रहा बिहार की आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी कि ना करेगी, ये ऐसी बात नहीं। अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी आदमी बन सकता है, लेकिन ये अभी जल्दबाजी की बात करना, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए। जब परिवारवाद की बात आती है तो टैलेंट बहुत पीछे छूट जाता है। फिलहाल क्या होगा नेताओं के रिश्तेदारों का, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इस पर एक छोटी सी टिप्पणी अपने मेहमानों से। विनोद अग्निहोत्री जी, सबसे पहले आपसे। नेताओं के रिश्तेदारों का क्या होगा? देखिए, रिश्तेदार तो हमेशा भारतीय राजनीति में जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये निर्भर करेगा कि बिहार चुनाव में हवा किस ओर है। हवा जिसकी तरफ होगी वो जीतेंगे, और जिनकी तरफ नहीं होगी उसमें बहुत सारे विकेट गिरेंगे, क्योंकि हवा के जिन रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं वो कोई जमीनी काम तो है नहीं, वो सब अपने, इसलिए उनको टिकट मिला है चेहरों के भरोसे में। अपने पिताजी के, उनके पिताजी सांसद हैं, नेता हैं, इसलिए उनको टिकट मिल गया है। बिल्कुल। तो अब वो हवा के भरोसे ही उनका काम होगा। और 1990 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है अनुज जी की जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है, और इस वजह से नजरें उप मुख्यमंत्री पर उनकी जरूर टिकी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि लालू जी खुद तो उम्मीदवार बन नहीं सकते हैं, क्योंकि
चुनाव आयोग ने उन्हें दूर कर रखा है। इसलिए और चूंकि एक वर्तमान मुख्यमंत्री थे और उनसे गठबंधन हो रहा था, इसलिए उनको आगे बढ़ाना तो मजबूरी थी उनकी। लेकिन देखिए, मेरी निगाह आज मैंने नतीजे क्या आएंगे वो अकल्पित भी हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि सन 2010 में यदि 2 करोड़ 90 लाख वोट पड़े थे, तो इस बार उससे 91 लाख अधिक 3 करोड़ 81 लाख वोट पड़े हैं, जो कि हर विधानसभा क्षेत्र में 38,000 अधिक होते हैं। और यदि लोकसभा चुनाव जो पिछले साल हुआ उसकी तुलना करें तो उससे 28 लाख अधिक वोट, यानी 12,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में अधिक पड़े हैं। और आप जानते हैं कि बहुत कम सीटें ऐसी होती हैं जहां पे 12,000 से अधिक का मार्जिन होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संबित पात्रा बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं प्रदीप जी का रुख करूंगी। सुनिए संबित पात्रा को। Day. I would say it's a D-Day, and in this D-Day, the fight is between 2 Ds. D for development, and the second day is desperation for existence. I'm sure that for the benefit of Bihar, for the benefit of this nation, development would be victorious, because Bihar has to march ahead, India has to march ahead. Any calculation about the number of seats? I think within hours the result would be out. So we all know that at the end of the day, it's development, the agenda of taking forward Bihar. संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, और दिलचस्प ये भी है, हमने चिराग पासवान को देखा पूरी तरह से पूजा वूजा करके, टीका लगा के और चंदन लगाकर संबित पात्रा को राज तिलक, लेकिन किसका होने जा रहा है प्रदीप जी? आश्वस्त तो हर एक कोई दिखाई दे रहा है। नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मतलब बिहार के मतदाता ने ही तय किया है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिसका भी होगा बड़ा धूमधाम से होगा, क्योंकि ये 117, 15 और 18 सीटों वाली एक तरफा होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? दल नहीं होगा। हाँ, जिसको मिलेगा अच्छा बहुमत मिलेगा। अच्छा बहुमत मिलेगा। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, अगर उनको मैं देखूं तो उसका जो औसत है वो 119 दिखाता है महागठबंधन को, 117 एनडीए को, यानी कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं। रखनी चाहिए कि 2 चीजें हैं जी। एक, जो सेफोलॉजिस्ट हैं या इस तरह की कंपनियां जो ये करती हैं, वोट परसेंटेज पोल है, अगर उनको मैं देखूं तो उसका जो औसत है वो 119 दिखाता है महागठबंधन को, 117 एनडीए को, यानी कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं। रखनी चाहिए कि 2 चीजें हैं जी। एक, जो सेफोलॉजिस्ट हैं या इस तरह की कंपनियां जो ये करती हैं, वोट परसेंटेज पता करना उनके लिए आसान होता है। उसको जब सीटों में बदलने की कोशिश करते हैं तो वो वहां गड़बड़ी होने की आशंका होती है। दूसरी चीज पत्रकारों का मतलब सीटें बताना शायद ये मेरी समझ से काम नहीं है। उनका काम है जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रिपोर्ट करना, ट्रेंड्स को बताना, क्या हो रहा है और किस दिशा में चीजें जा रही हैं। तो ये 2 चीजों से समझना चाहिए। इसीलिए बार बार हम लोग भी और सेफोलॉजिस्ट भी गलत होते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि एक तो भारत में खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश की बात लेकिन करें, जिस तरह से आश्वस्त है ये लोग 135 किलो लड्डू, 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा फूलों का ऑर्डर महागठबंधन की ओर से दिया गया। अगर नहीं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर एनडीए की बात करें तो वहां पर सन्नाटा है, शांति है, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है, जबकि जश्न की पूरी तैयारी महागठबंधन हो सकता है उन्होंने दिल्ली में ऑर्डर दिया, हमें बताया नहीं। तो दिल्ली से बिहार कहा जाएगा लड्डू सरकार नहीं चला जाएगा जी क्या? और लड्डू को ज्यादा यही बात ये है कि जो ये 119 से 117 के आंकड़े जो हैं, मुझे लगता क्योंकि चुनाव बिल्कुल बाइपोलर है, इसलिए हंग विधानसभा का तो कोई प्रश्न मुझे लगता नहीं है। इसलिए जो भी नतीजा होगा वो क्लियर कट होगा। 190 सीटें जो लालू प्रसाद यादव 150, 150 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा और ठीक ठाक तरीके से जो भी जिसको भी जीत मिलेगी। अनुज जी, स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है अगर जिस तरह से मतदान हुआ, जो प्रतिशत बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कहें तो? जी हाँ, मेरा भी ये मानना है कि स्पष्ट बहुमत ही मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस देश की जनता जो है और प्रदेश में भी वो एक साफ सुथरी और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार देना चाहती, ताकि किसी के पास ये बहाना ना हो कि मेरे पास पूरे अंक नहीं थे इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। और एक बार फिर से हम आ जाते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, लवली आनंद हम के शिवहर से, और इस वजह से एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपने बड़े चेहरों के भरोसे मैदान में हैं, अपने रिश्तेदारों के सहारे मैदान में। हमारे देश में राजनीति भी कारोबार हो गई है, यानी कोई एक व्यक्ति परिवार का यदि चमक जाए तो फिर परिवार के सभी सदस्यों को वो, जैसे कि कारोबार में होता है आप सबको सेट कर देते हैं, तो लोग फिर सबको सेट कर लेते हैं। और इस तरह से राजनीति को कारोबार बना लेने के कारण ही आम जनता जो है राजनीतिज्ञों के प्रति थोड़ा सा जो नेता को सेट नहीं करता
उससे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। रिश्तेदारों की नाराजगी लेना चाहेंगे और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग वहां पर की जा रही है। बस कुछ पलों का और इंतजार। वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से यानी कि ठीक 13 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं नीतीश कुमार के आवास का। प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रकाश, अब थोड़ी सरगर्मी बढ़ी क्या वहां पर, क्योंकि सुबह से सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि अगर हम आरजेडी के मुख्यालय या फिर लालू प्रसाद यादव के घर की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा चहल पहल है। जी बिल्कुल सही कह रही है चित्रा, जिस तरह से और जगह चहल पहल है वैसी चहल पहल यहाँ अब तक नहीं थी। और जैसा मैंने बताया कि कल अनौपचारिक बातचीत में और अन्य नेताओं से जो हम लोगों ने बातचीत की थी तो उनको यही कहा गया था कि 9 बजे रुझान देखने के बाद आना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे एकदम से अभी कुछ देर पहले प्रशासन की गहमा गहमी जरूर बढ़ गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार सिक्योरिटी और पुलिस के लोग यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ स्निफर्स डॉग भी मंगाए गए हैं, तो वो गहमा गहमी अगर देखी जाए तो उस तरह से बढ़ रही है। और जो हमें पर्सनल स्टाफ से जो हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि साहब सुबह तो नहीं जगते पर 7 बजे जग गए थे और लगातार जो है वो 1 घंटे वॉक करते हैं। तो नीतीश जी जो है रात में नींद भी आई होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर कि उन्होंने अब जो वहां पर जहां पर वो रहते हैं उस घर में और एक दूसरा घर जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा रिनोवेशन कराया है। और रिनोवेशन ही नहीं कराया, उन्होंने वहां पे मरम्मत कराई है, ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम कराया है और साथ ही साथ अगले 5 साल का रोड मैप भी उन्होंने दे दिया है। तो नीतीश अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और जैसा कि प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी बता रहे थे, सुबह 7 बजे उनकी नींद खुली है, लेकिन रात भर नींद आई होगी कि नहीं ये अपने आप में हो जाता है बड़ा सवाल। लेकिन इंडिया न्यूज लेकर रखी है खास तैयारी। आप देख भी पा रहे हैं, जैसे जैसे रुझान आएंगे और नतीजों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। अब की बार किसका बिहार, सबको है नतीजों का इंतजार। फौरन लौटते हैं।